ईद के मुबारक मौके पर आज सुनिए डॉक्टर संगीता झा जी की लिखी हुई कहानी ईदगाह। मेरी ज़ुबानी, मैं हूँ सीमा सिंह। ईदगाह एक बार फिर। ईदगाह एक बार फिर इसलिए कि बचपन से प्रेमचंद जी की कहानी को जिया है। हामिद, दादी के लिए उसका प्यार, ईदगाह के आसपास की हलचल चहल पहल में खुद को डुबो देने का मन बार बार करता था। कई बार दादी का आदर्श बनने की कोशिश भी की, कामयाब भी हुई। 10वीं कक्षा की छुट्टियों में दादी का पैर टूट जाने से दादी के पास गांव जा चूल्हा जलाया, बटलोई में दाल भी बनाई। यहाँ तक कि दादी की छुआछूत की वजह से गोबर से चूल्हा और रसोई घर लीपा भी। उन दोनों मेरे अंदर बरसों से जी रहे हामिद के किरदार को शांति भी मिली, लेकिन ये तो बचपन की बात थी। लेकिन अब मैं उस घर में रहती हूँ जिसके सामने की सड़क ईदगाह को जाती है। मैं और मेरे पति दोनों ही डॉक्टर हैं, पर मेरे अंदर हामिद अभी भी पूरी तरह जिंदा है। पति और बच्चों को मेरे अंदर की ईदगाह और हामिद का जरा भी अंदाज़ा नहीं है। कभी कहानियों के किरदारों के विषय में पुस्तकों में पढ़कर हम गर्व से अभिभूत हो जाया करते थे और मन ही मन उनके आदर्शों को जीने का संकल्प करते थे। आजकल साहित्य की दशा और दिशा कूड़ेदान सी हो गई है। भ्रष्टाचार, सेक्स और हिंसा भरी कहानियों और फिल्मों से हम क्या परोस रहे हैं 21वीं सदी में। ईदगाह नाम से ही मेरे दिमाग में घूमने लगता है मेले का सुख जो ईदगाह के आसपास रहता है, मिलन का सुख। अंदर सारे लोग एक से सफ़ेद पैजामे में, बाहर कितने सारे रंग एक साथ, गुब्बारे रंग बिरंगे, खिलौने रंग बिरंगे, रंग बिरंगी मिठाइयाँ और ना जाने क्या क्या। सब में सुख में लगता है मुस्कुराहट का रंग, जो शायद हामिद के चेहरे पर था जब उसकी दादी के हाथ में चिमटा आया था। इन्हीं सभी कहानियों की वजह से शायद मैं छोटी ही रह गई हूँ। समय से डरती हूँ कि इसका रंग मुझे छू ना पाए। समय के रंग की चढ़ान को देखकर भी अनदेखा करती हूँ। अपनी उंगलियाँ मुझे अभी भी नन्ही लगती हैं। कसकर कभी कभी अपनी ही उंगलियों को पकड़कर आंखें भींच लेती हूँ कि कहीं मेले में न खो जाऊँ। जीवन एक मेला ही तो है। कितने अनजाने, कितने बहरूपिये, कितने छलिए, तरह तरह के लोग। जीवन के मेले में इन्हीं बहरूपियों के बीच मुझे दो किरदार मिल जाते हैं, एक हाशिम और दूसरे उसके अब्बूजान हकीम इमामुद्दीन। ये नाम मुझे हाशिम ने दोस्ती होने पर बताए थे। मेरा घर ईदगाह को जाने वाली सड़क पर एक 2 मंजिला मकान है, जिसके नीचे के हिस्से में एक किराएदार डॉक्टर फारूकी अपनी पत्नी सलमा, बेटे सलीम और बेटी सना के साथ रहते हैं। ऊपर के हिस्से में मैं, पति ईश्वर और हमारी 2 प्यारी बेटियां इशिता और रैशना। मेरे अंदर की नन्ही सी लड़की को ये तीनों पूरी तरह से नकारते हैं। बेटियां कहती हैं, मॉम यू हैव टू ग्रो। इन्हें मेरा छत पर जाकर भीगना, भागते बादलों को घंटों निहारना, बगीचे की तितलियों और भौरों के पीछे दौड़ना सब कुछ बहुत डाउन मार्केट लगता है। मेरे घर की सड़क के अंत में एक बड़ा मैदान है जहाँ हर ईद में नमाज पढ़ी जाती है। मुझे भी अपने मुसलमान भाइयों की तरह बकरीद और ईद उल फितर का बड़ी बेसब्री से इंतज़ार रहता है। इसके 2 कारण हैं। एक तो मेरी खाली सड़क का नक्शा जो पूरा बदल जाता है, दूसरा मिसेस फारूकी की सेवइयाँ, बिरयानी, मिर्ची का सालन, डबल का मीठा और न जाने क्या क्या। दोनों ही दिन मैं घर पर ही आराम फरमाती हूँ। सुबह सुबह जल्दी उठ, नहा धो, नए कपड़े पहनकर तैयार होकर बालकनी में बैठ जाती हूँ। मेरे इस चुलबुलेपन में मेरा साथ देती है सना, जो डॉक्टर साहब और अपने भाई सलीम के साथ ईदगाह नहीं जा सकती। सुबह से ही सैकड़ों की तादाद में लोग साफ सुथरे कुर्ते पैजामे पहने, हाथ में जा नमाज अर्थात वो पतला कालीन जिस पर बैठकर नमाज पढ़ा जाता है, लिए ईदगाह की तरफ जाते दिखते हैं। सभी लोगों की वेशभूषा लगभग एक सी होने से उनके बीच का अमीर गरीब का भेद करीब करीब मिट सा जाता है। ठीक मुंशी प्रेमचंद की कहानी ईदगाह की तरह सब एक साथ नमाज के लिए बैठते हैं तो लगता है मानो माला में पिरोए मोती हों। ईदगाह के बाहर तो मानो मेला लगा रहता है। सड़क के दोनों तरफ खोमचे वाले, मिठाई वाले, फल वाले और कपड़ों वालों के अस्थायी ठेले और बच्चों के तरह तरह के खिलौनों के भी ठेले लगे रहते हैं। मैं और सना सड़क पर अपनी नज़रें जमाए बैठे रहते हैं। हमारी जिज्ञासु आंखें भी इधर उधर लोगों के साथ दौड़ती हैं। बड़ा अच्छा लगता है जब बच्चे चक्री चलाते हैं। कुछ बच्चे बुढ़िया के बाल लेने की ज़िद करते हैं, कुछ बच्चे लॉलीपॉप लेने को मचलते हैं। थोड़े से अमीर मुसलमान बच्चों को डांटते हैं कि ये सब सड़क छाप माल है, इसे खाने से बच्चे बीमार हो जाएंगे।
और ज़बरदस्ती उन्हें अपनी बड़ी गाड़ियों में ले जाते हैं। तभी कुछ हद तक उनकी हैसियत का पता लगाया जा सकता था। कुछ लोग आगे बढ़कर पर्स खोलकर बच्चों की उम्मीद से ज़्यादा खरीदारी करते हैं। इस पूरी ईदगाह की भीड़ में मेरी नज़र केवल दो लोगों पर टिकी रहती है। एक लूना वाले अधेड़ सज्जन और दूसरा उनका बेटा जो लगभग सना की उम्र का था। उनका बेटा कम, पोता ज़्यादा लगता था। पिछले 12 सालों से ये दोनों मेरी नज़रों का केंद्र बिंदु बने हुए हैं। ये 12 साल पहले मेरे मकान के सामने अपनी लूना रोक कर खड़े हो गए। एक की भूरी शहदी आँखें और दूसरे की चमकती सुनहरी। भूरी शहदी आँखें याचना में मेरी बालकनी में झांकती हैं, लेकिन वहीं सुनहरी चमकती आँखें हक से मुझसे आज्ञा नहीं बल्कि सूचना देते हुए कहती हैं, हम अपनी लूना अंदर रख रहे हैं। मैं भी वशीभूत हो तुरंत जवाब देती हूँ, ज़रूर। छोटा लड़का पैर की उंगलियों के बल खड़े हो अपनी ऊंचाई बढ़ाते हुए गेट खोलता है और बूढ़े मियाँ कृतज्ञता से ऊपर देखते हुए अपनी लैला जैसी लूना को सहलाते हुए अंदर खड़ी कर जाते हैं। मैंने तो उन्हें दादा पोता ही समझा। छोटे लड़के ने हाथ हिलाकर नमाज के बाद हमसे नीचे से ही विदा ली। आंखों से शुक्रिया भी अदा किया। पहली बार इतनी ही पहचान हुई और बात आई गई हो गई। इसके बाद आने वाली ईद में ये दोनों फिर मेरे घर के सामने खड़े होते हैं। बच्चा मुझे सलाम करता है, अपने आप गेट खोलता है, लूना खुद ही खींच कर अंदर लाता है और हमारे वॉचमैन की मदद से स्टैंड पर लगा देता है। आंखें पूरे समय सना और मुझ पर केंद्रित रहती हैं, क्योंकि बूढ़े मियाँ की आंखें कुछ और ढूंढ रही होती हैं। अचानक एक जवान चौड़े लड़के को देखकर उनकी भूरी शहदी आंखों में चमक आ जाती है। जल्दी जल्दी अपने बेटे का हाथ पकड़ आगे खींचते हुए उस जवान लड़के के पीछे चलने लगते हैं। सुनहरी चमकती आंखों में खींच के भाव आ रहे थे, पर वो घसीटे जाने पर मजबूर था। कुछ उन अधेड़ मियाँ के होंठों और कुछ अपने कानों की वजह से मैं समझ जाती हूँ कि वे पहचान बढ़ाने की कोशिश में लगे हुए हैं। रही सही कसर मेरी कल्पनाएं पूरी कर देती हैं। शायद वे पूछ रहे होते हैं, आप फखरुद्दीन साहब के बेटे हैं ना? माशाअल्लाह, कितने बड़े हो गए हो। बहुत छोटे थे तब देखा था। अपने अब्बा की उंगली पकड़कर मेरे दवा खाने आते थे अपनी दादी जान की दवाई लेने के लिए। मैं हकीम इमामुद्दीन हूँ। लड़का शायद कहता है, अरे हकीम साहब, सलाम करता हूँ। एक अरसा हो गया आपसे मिलकर। देखिए, मुलाकात हुई भी तो कहाँ। जल्दी चलिए, नहीं तो ईदगाह में जगह नहीं मिलेगी। अब्बू हमेशा आपका जिक्र करते हैं। हम लोग तो डॉक्टर की दवाइयाँ खाकर बड़े हुए। दादी जान हमेशा अब्बू को डांटती भी रहती थी कि बच्चों को हकीम साहब का हलवा खिलाया करो, तभी गबरू जवान होंगे। बातों ही बातों में ईदगाह आ जाता है। तीनों पास पास बैठकर नमाज पढ़ते हैं। वापस आते वक्त हकीम साहब की आंखों में जहाँ उत्साह है, चमक है, वहीं नौजवान की आंखों में कहाँ फंस गया वाले भाव हैं। और छोटा बेटा बेबस है। उसे समझ में नहीं आ रहा कि अब्बू इस लड़के से आपा की तारीफ़ क्यों किए जा रहे हैं। शायद हकीम साहब अपनी उस शादी लायक बेटी की सुंदरता, सुघड़ता और पढ़ाई में अव्वल आने की बात करते हैं। मेरे घर के सामने भी उनका वार्तालाप चलता रहता है। तभी उनका बेटा हाथ छुड़ाकर हमारा गेट खोलता है। इस बार उसे कोई झिझक नहीं है। नीचे से ही बालकनी की ओर मुँह कर पूछता है, पानी मिलेगा? मैं उसे ऊपर बुलाती हूँ। सना उसे पानी का गिलास देती है और वहीं हमें पता चलता है कि उसके अब्बू हकीम हैं। वो उनका पोता नहीं, बेटा है। उससे बड़ी उसकी 3 बहनें हैं। उसका नाम हाशिम है और अब्बू का नाम इमामुद्दीन है। वो क्लास 6 में पढ़ता है और बड़ा होकर सना की तरह डॉक्टर बनना चाहता है। सना भी उस समय 6 में ही थी। उनके स्कूल भी पास पास थे। वे पढ़ाई की बातें भी करते हैं। इधर नौजवान हकीम साहब से पीछा छुड़ाते हुए विदा लेता है। बूढ़े मियाँ फिर अकेले हो जाते हैं। सोचते हैं सारा समय उसी कार वाले नौजवान पर लगा दिया। आंखों की चमक गायब हो जाती है। हाशिम को गुस्से में आवाज़ लगाते हैं। सड़क पर नज़रें दौड़ाते हैं, पर कोई भी उनसे बात करने में इच्छुक नहीं है। सबको घर जाने की जल्दी है। हाशिम नीचे उतरता है। हमसे मुलाकात करके उसकी आंखों में चमक है, लेकिन पिता की मायूसी और गुस्से को देख तुरंत गायब हो जाती है। दोनों चुपचाप अपने घर की तरफ लौट जाते हैं। उनके जाने के बाद सना मुझसे बड़ी देर तक हाशिम की तारीफ़ करती है कि पढ़ाई में वो बहुत होशियार है, हमेशा अव्वल आता है। उसकी 3 बहनें हैं जो उससे बहुत बड़ी हैं। सबसे बड़ी आपा गणित में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही हैं। आप ही सिलाई कढ़ाई बहुत अच्छा करती हैं, पकाती भी बड़े मज़े का हैं, और न जाने क्या क्या। जो उसने अपने अब्बू को बोलते सुना था, सना ने उगल दिया। मिसेस फारूकी के आवाज़ लगाने पर सना भी नीचे चली गई। मेरे अंदर की लेखिका की
कल्पना में वे शायद अपनी बेटी का रिश्ता उन साहब के यहाँ करना चाहते हैं और टका सा जवाब पाकर वापस आ जाते हैं। मन अब अगली ईद में उनसे और हाशिम से मिलने के लिए मचलने लगता है। अगली बार ईद दिसंबर के महीने में आती है। सो बूढ़े मियाँ ने पैजामे कुर्ते के साथ जैकेट भी पहन रखी है और अरे बाप रे, 7वीं में पढ़ने वाले हाशिम मियाँ लूना चला रहे हैं। 1 साल बड़ा लंबा समय होता है। हाशिम की जैकेट में बड़ी प्यारी एम्ब्रॉयडरी है, शायद आपा ने की होगी। जहाँ बूढ़े मियाँ हमारे साइन बोर्ड को देखकर अंदर से भकभका उठते हैं, कुछ बुदबुदा रहे होते हैं। शायद कह रहे थे कि बेड़ा गर्क हो इन डॉक्टरों का, जिनकी वजह से हम हकीमों को कोई पूछता ही नहीं है। वहीं हाशिम के चेहरे में सना को देखकर एक अलग ही चमक आ जाती है। उसके हाथ मुझे सलाम करने को ऊपर उठते हैं, पर आंखें सना पर ही टिकी रहती हैं। सना की आंखें भी हाशिम की आंखों से बात कर रही होती हैं। मुझे एक डर सा लगने लगता है। लूना हमारे गेट के अंदर रखी जाती है। तभी हकीम मियाँ एक लड़के की तरफ लपकते हैं जो हमारे घर के सामने अपनी मोटरसाइकिल पार्क कर रहा होता है। मैं मनी मन सोचती हूँ, बेचारे एक ही साल में कार से मोटरसाइकिल पे आ गए। हाशिम के चेहरे पर मायूसी छा जाती है। वो अब समझने लगा है, पर बेबस है। एक बार फिर सिर उठाकर सना से नज़रें मिलाता है, फिर नज़रें नीची कर पिता के पीछे पीछे चलने लगता है। हकीम साहब फिर पिछले साल की तरह बातों का सिलसिला शुरू करते हैं, लेकिन इस बार उनका अंदाज कुछ बदला बदला सा है। मेरी कल्पनाओं में वे पहले उस गबरू जवान की तारीफ़ करते हैं। वे शायद सुल्तान मियाँ का बेटा है। फिर सुल्तान मियाँ के घराने पर कशीदे पढ़ते हैं। उस लड़के का ध्यान अब पूरी तरह से बूढ़े मियाँ की तरफ हो जाता है। अब वो अपनी बेटी की चर्चा करते हैं, जो अब लड़कियों के स्कूल में पढ़ाने भी लगी है। लड़की की कामयाबियों की चर्चा करते करते जहाँ उनके चेहरे पर चमक आती है, वहीं दूसरी तरफ उसकी शादी ना हो पाने का खेद भी चेहरे पर झलकने लगता है। नमाज हो जाने के बाद वो लड़का उनसे दूर दूर चलने लगता है। बूढ़े मियाँ उसे प्रभावित करने की कोशिश में जुटे रहते हैं, पर वो उनसे माफ़ी मांगते हुए अपनी मोटरसाइकिल स्टार्ट कर फुर्र से आगे निकल जाता है। हाशिम अपना हाथ छुड़ा दौड़कर ऊपर बालकनी में आ जाता है। हमसे दोस्ती जो हो गई थी। हाशिम की जैकेट पर की गई एम्ब्रॉयडरी की मैं तारीफ़ करती हूँ तो कहता है कि आपा ने की है। सना और हाशिम पढ़ाई और स्कूल की बातें करते हैं। बूढ़े मियाँ बड़ी देर तक ललचाई नज़रों से आने जाने वाले नौजवानों को देखते रहते हैं। उनकी आंखों में दामाद की खोज जारी रहती है। थोड़ी देर में उनकी आंखें उनकी हार का बयान करने लगती हैं। अब गुस्से से ऊपर देख हाशिम को नीचे आने का इशारा करते हैं। हाशिम की आंखों की चमक भी गायब हो जाती है। बाप बेटे दोनों सर झुकाए अपने घर की ओर चल पड़ते हैं। शायद रास्ते में वे आपस में बात भी नहीं करते हैं। ये वाक़या पिछले 12 सालों से मैं देखती आ रही हूँ। सना और हाशिम भी बड़े हो रहे हैं। हाशिम न केवल ईद बल्कि यदा कदा हमारी सड़क का चक्कर काटने लगा है। डॉक्टर फारूकी की नज़र सना को लेकर पैनी हो गई है। पिछले 2 सालों से उसका ऊपर आना लगभग बंद हो गया है। मैं सब कुछ समझ कर भी नासमझ बनी रहती हूँ। इन 12 सालों में मेरी कनपटी पर काफ़ी सफ़ेद बाल आ गए हैं, तो मेरी कल्पनाओं में हकीम साहब की बेटी की कनपेटी पर भी एक आध सफ़ेद बाल तो आ ही गए होंगे। इधर हाशिम की सना के लिए बेचैनी देख मन ही मन डर भी लगता है कि डॉक्टर फारूकी मुझे ही ना जिम्मेदार ठहरा दें। पति और बेटियों से डांट पड़ेगी सो अलग। साल दर साल बूढ़े मियाँ की कमर झुक रही है। हाशिम अब एक गबरू जवान बन गया है और पिछले 2 सालों से लूना का भी मोटरसाइकिल में प्रमोशन हो गया है। मेरी ईद अब बालकनी में अकेले ही होती है। सना ऊपर आती नहीं और हाशिम मेरे आसपास कुछ ढूंढने की कोशिश में लगा रहता है। हकीम साहब द्वारा ढूंढा गया पहला नौजवान अब अपने बेटे को लेकर ईदगाह आता है। जब भी मेरी नज़रें सना से मिलती हैं, वो सर झुकाकर आगे निकल जाती है। दिल में एक टीस सी होती है। मैं जितना महसूस कर पाती हूँ, शायद वो ऐसा करने को मजबूर थी। मैं अपने काम में इतनी मशगूल हो जाती हूँ कि प्रतिक्रिया करने का समय ही नहीं होता। अलबत्ता हाशिम हमारी सड़क के अक्सर चक्कर लगाने लगा है। मैं समझती तो सब हूँ, लेकिन किसी से इसका जिक्र नहीं कर सकती। मेरी बेटियों और पति को तो पहले से ही मेरा सजना संवरना और बालकनी में ईद के दिन बैठना पसंद नहीं था। मेरा हर साल गुनगुनाना सुन पीछे से बड़ी बेटी चिल्लाती, मम्मा बिहेव योर सेल्फ। छोटी हाँ में हाँ मिलाती, आई नो, पर क्या करें, लेट हर डू जो करना है, शी विल नेवर ग्रो मॉम है तो क्या। डॉक्टर फारूकी हमारे किराएदार ज़रूर थे, पर हमारी बातें और आदान प्रदान सिर्फ होली दिवाली ईद बकरीद पर ही होता था।
हम दिवाली होली पर मिठाइयाँ भिजवाते और वो ईद में सेवइयाँ और बिरयानी। मिसेस से तो सिर्फ मुस्कुराहट का ही लेना देना था। वो बोलती बड़ा कम थी। वो तो सना ही थी जो मुझे बेटियों से ज़्यादा प्यारी थी, पर इसका पता हम दोनों के सिवाय किसी को नहीं था। सना के बिना मेरी ईद झुंझलाहट भरी होती थी, लेकिन सेवइयाँ और बिरयानी नौकर के हाथ ऊपर आ जाती थी। मैं खुद को सना हाशिम का गुनहगार मानती थी, पर मजबूर थी। एक ईद मनाने के लिए दो दिलों से खेल गई। वो नाव समझ थे, मैं तो दुनियादारी, स्टेटस, अमीर गरीब सब समझती थी। अपनी भी दो बेटियां थीं। एक दिन डॉक्टर फारूकी सपरिवार 5 बड़े सूटकेस लिए रोती हुई सना, सहमे हुए सलीम और पत्नी को लिए आउट ऑफ स्टेशन चले गए। घर की चाबी देने ऊपर खुद डॉक्टर साहब ही आए। उनका तमतमाया चेहरा देख मैंने तो कहाँ जा रहे हैं पूछने की जहमत भी नहीं उठाई। 2 हफ्ते पहले सना का फ़ोन भी छिन गया था, ऐसा मेरी छोटी बेटी ने बताया था, जो इंस्टा पर उसकी फ्रेंड थी। उसमें मुझे बकरीद में शहीद होते बकरे का दर्द दिखा। उनके जाने के दूसरे दिन हाशिम हमारे घर के सामने खड़ा बालकनी की तरफ नज़र उठाए दिखा। उसे देखकर बालकनी का दरवाज़ा बंद कर मैं अंदर आ गई। पता नहीं क्यों महीने भर आत्मग्लानि से घिरी रही। अजीब सी उदासी मन में छाई रही। लगा जैसे किसी ने बेरहमी से मेरे प्यार का कत्ल कर दिया हो, पर यहाँ कातिल तो मैं ही थी। जब भी खुली हवा लेने बालकनी में जाती, हाशिम को खड़ा पाती। उसका सामना करने की हिम्मत नहीं थी। 1 महीने बाद फारूकी परिवार आया, लेकिन सना नहीं थी। दूसरे दिन बहुत सारी मिठाइयों के साथ सना की अम्मी खुद ऊपर आईं और सना की शादी की खुशखबरी सुनाई। मुझे तो जैसे काटो तो खून नहीं। नहीं, उन मिठाइयों में मुझे बकरे का कटा मांस दिख रहा था। बेटियां चिल्लाने लगीं, इतनी जल्दी? अभी तो आंटी उसका ग्रेजुएशन भी नहीं हुआ था, वो तो बहुत अच्छा पढ़ती थी। कुछ देर तो उनकी आंटी भी चुप रहीं। सना उनकी बेटी ही थी, बचपन से डॉक्टर बनने का अरमान जो पाले हुए थी। फिर खुद को संभालते हुए ठंडा सा जवाब दिया, मेरी शादी भी इसी उम्र में हुई थी। डॉक्टर साहब की बहन का ही बेटा है। बचपन से ही सना को जानता है। अच्छा खासा बिजनेस है। लड़के के अब्बू मेरे खलेरे भाई हैं। इतना अच्छा रिश्ता खुद चलकर घर आया तो हम कैसे मना करते। थोड़ी देर हम सब चुप रहे। मुझे तो बड़े जोर की मतली सी हुई। दौड़कर बाथरूम में जाकर उस उल्टी के साथ भावनाएं, आदर्श, इंसानियत सब कुछ बाहर आ गया। मेरे अंदर बसे हामिद, ईदगाह, दादी, चिमटे ने मिलकर सना का दिल कुचल दिया। उसके बाद मुझे हाशिम कभी अपनी सड़क पर नहीं दिखा। इस बार पर ना जाने क्यों ना चाहते हुए फिर मैं सुबह सुबह तैयार हो बालकनी में खड़ी हो गई। हमेशा की तरह हाशिम और बूढ़े मियाँ को मेरी आंखें तलाशती रहीं, लेकिन उनका कोई अता पता नहीं। ये दोनों तो सबसे पहले आने वालों में से थे। मैं परेशान हो छत पर पहुंच जाती हूँ, रोने रोने को हो उठती हूँ। तभी दूर से एक पहचाना मुरझाया चेहरा दिखता है। चेहरा बिल्कुल मुरझाया है, आंखों की चमक पूरी तरह से गायब है। हाशिम को इस तरह थका हारा पैदल आता देख मैं घबरा जाती हूँ। मुझसे रहा नहीं जाता। विषाद की एक छाया मेरे दिल में आ जाती है और बिना किसी की परवाह किए मैं उसी सड़क पर खड़ी हो हाशिम के वापस आने का इंतज़ार करती हूँ। वो बेचारा सर झुकाए बिना किसी की ओर देखे सीधा आ रहा है। उसकी आंखों का रंग बदल गया है। चेहरे पर दर्द की कई लकीरें हैं। मुझे देखकर सलाम करता है। मैं पूछती हूँ, क्या हुआ? मोटरसाइकिल? अब्बू अब्बू कहाँ हैं? मुझे एक अजीब सी नज़रों से देखकर कहता है, अरे आपको नहीं मालूम? अब्बू इसी सड़क पर आपा के लिए लड़के ढूंढते रहे। आपा की उम्र हो गई। इसी चक्कर में अम्मी ने छोटी बहनों का निकाह मोहल्ले के टेलर और प्लम्बर से कर दिया। अब्बू को सदमे में फालिज मार गया। 1 महीने से बिस्तर में पड़े हैं। मेरा दिल तो टूटा ही, मोटरसाइकिल भी बेचनी पड़ी। जाइए डॉक्टर साहिबा, आपका तो एक टाइम पास था, आप क्या समझेंगी, हम तो बर्बाद हो गए। उसकी बौखलाहट का बयान उसकी आंखें कर रही थीं। मैंने शर्म से सिर झुका लिया। खुद को कटघरे में खड़े गुनहगार की तरह महसूस किया। चुपचाप मैं अंदर जा रही थी। मिसेस फारूकी जोर से चिल्लाईं, डॉक्टर साहब मिठाई तो खाते जाइए, ईद खुशियाँ लेकर आई है, आप नानी बनने वाली हैं। अल्लाह की फजल से सना माँ बनने वाली है। मैं बिना रुके दौड़कर ऊपर चढ़ गई। आत्मा ने जोर की चीख सुनी, मानो किसी ने मेरी मासूम सना का बलात्कार किया हो। मुझे अब ये सड़क इतनी बेरंग लगने लगी और अंदर से एक टीस सी उठी, काश ये सड़क ईदगाह को न जाती तो ना ही मैं एक मासूम हाशिम को टूटता देखती, ना उसकी गुनहगार बनती और ना ही बूढ़े मियाँ की दर्द दास्तान की गवाह। हामिद, दादी, चिमटे के मीठे सपनों में आज तक खोई रहती। काश। अभी जो कहानी आपने सुनी उसे लिखा था डॉक्टर संगीता झा ने और आवाज़ दी थी मैंने, यानी सीमा सिंह।
कल फिर मिलेंगे। आप खुश रहें, आबाद रहें। शुक्रिया।